Right, you're watching the Inside Story on Lemon News. That's right. My name is Rajiv Kumar Bajaj. मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज. आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी. चैनल का नाम जैसे कि आप जानते हैं है लेमन न्यूज. महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है और कश्मीर में चुनाव तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी अभी भी जारी है. जी, और क्रिटिसिज्म ये हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि भाई पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है, बमबारी कर रहा है, सिविलियंस को मार रहा है और आप महाराष्ट्र और हरियाणा में सिर्फ कैंपेन कर रहे हैं. इसका फिलहाल तो जवाब आया नहीं है. जहां तक के महाराष्ट्र का प्रश्न है, जैसा कि कल हमने बात की थी, परसों बात की थी, 5 कोणीय प्रतियोगिता यानी 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट हर जगह पर हो रहे हैं. देयर आर 5 कैंडिडेट्स इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी. एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-5 कैंडिडेट हैं. लिहाजा अगर छगन भुजबल जी की बात पे जाया जाए तो वही कैंडिडेट जीतेगा जिसकी असल में स्ट्रेंथ होगी. जमीनी ताकत जिसके पास है वही जीतेगा. यानी इस बार जो असेंबली आएगी महाराष्ट्र में, वो असलियत में वो असेंबली होगी, वो विधानसभा होगी जिसमें चुने हुए लोग असल में जमीन से जुड़े हैं. वही लोग जीत करके आएंगे. द रियल स्ट्रेंथ ऑफ एवरी कैंडिडेट will be visible. The real strength of all winning candidates will be visible in the Maharashtra Assembly this time. Right, let's take a look at the headlines first. First, we take a look at the headlines and then we go across to our very old friend, former Minister of State for Home in Maharashtra, former President of the Mumbai Pradesh Congress Committee, Kripashankar Singh. Kripashankar Singh के पास हम जाएंगे, लेकिन headlines देखने के बाद. और कृपाशंकर सिंह जी से हम ये पूछेंगे कि अब कांग्रेस की कैंपेन का हाल क्या है. याद रखें, जहां तक कृपाशंकर सिंह जी का खुद का सवाल है, उनके खुद के खिलाफ नवाब मलिक जी के खुद के भाई कप्तान मलिक खड़े हैं. उनके खुद के मित्र आरएन सिंह के बेटे अमरजीत सिंह खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और शिवसेना से संजय पोटनिस खड़े हैं. क्या इन दिग्गजों के बीच कृपाशंकर सिंह जीत पाएंगे या नहीं, इस विषय में हम बात करेंगे. साथ में पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे, देश की बात करेंगे और कृपाशंकर सिंह से यह जरूर पूछेंगे कि आखिरकार इस बार सोनिया जी और राहुल जी इतने ज्यादा क्यों नहीं दिख रहे. आखिरकार भारतीय जनता पार्टी निर्भर है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, तो उसके सामने सोनिया गांधी का चेहरा क्यों नहीं है, उसके सामने राहुल गांधी का चेहरा क्यों नहीं है. यह जरूर पूछा जाएगा कृपाशंकर सिंह से. लेकिन उसके पहले अब तक की खास खबरें. महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जुबानी जंग ने पकड़ा जोर. सामना में शिवसेना ने उठाए पाक के लिए प्रधानमंत्री के रवैये पर सवाल. एनसीपी नेता अजीत पवार ने खुद को किया मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित. एक न्यूज चैनल को दिए खास इंटरव्यू में सामने आया अजीत पवार का बयान. प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के लोगों से मांगा पूर्ण बहुमत. पीएम ने कहा बदले में स्कैम हरियाणा को स्किल हरियाणा में करेंगे तब्दील. पाक के युवा नेता बिलावल भुट्टो का बड़बोला बयान. कहा पाक को गुजरात पीड़ित ना समझे, देंगे माकूल जवाब. पाक की नापाक हरकतों पर जेटली ने सेना प्रमुखों से की बात. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सेना दे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब. और एक बार फिर आपको बता दें, थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे जनाब कृपाशंकर सिंह. हमारे पुराने मित्र कृपाशंकर सिंह, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कृपाशंकर सिंह, वो हमारे साथ होंगे और उनसे हम जरूर पूछेंगे कि भाई जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है या सोनिया गांधी जी का सवाल है, वो इतना ज्यादा क्यों नहीं दिख रहे. चलिए, महाड़ में आज राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी को विपक्षी नेता के रूप में कहा, यानी इज द कांग्रेस has the Congress still not reconciled itself to the fact that now they are in the opposition and the BJP is ruling.
बट वील टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ मिनट। लेकिन उसके पहले अगर आपने हेडलाइन सुनी हो, अगर आपने मुख्य समाचार हमारे सुने हो, तो आपने ये भी सुना होगा कि अजीत दादा पवार बोलते हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। याद रखें, इसी चैनल के साथ इंटरव्यू में, इसी शो के साथ इंटरव्यू में, हमारे साथ इंटरव्यू में छगन भुजबल ने यह कहा था कि शरद पवार बनेंगे, अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बहुमत आता है तो शरद पवार बनेंगे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। अजीत दादा पवार बोलते हैं शरद पवार नहीं, मैं बनूंगा। फिलहाल सुनते हैं छगन भुजबल को एक बार फिर। लेट्स टेक अ लुक एट छगन भुजबल वंस अगेन। ही सेज शरद पवार इज हिज चीफ मिनिस्टर, यानी शरद पवार मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, ऐसा छगन भुजबल ने कहा है। अजीत दादा पवार कहते हैं मैं हूं मुख्यमंत्री पद का दावेदार। लेट्स हियर छगन भुजबल। लेकिन शरद पवार जी मुख्यमंत्री तो नहीं होंगे? क्यों, हो भी सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। हमारे जो हम अंदर बैठते हैं तो कई सारे लोग कहते हैं हमारे में कि पवार साहब कि अब ये समय है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि वो वहाँ से यहाँ क्यों आए, मगर बंगाल में भी तो जो है ज्योति बसु साहब कितने साल से मुख्यमंत्री रहे, यहाँ भी करुणानिधि बार बार बनते ही हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि पवार साहब नहीं बन सकते हैं। हम तो लोग कहते हैं कि ये सारा जो है थोड़ा सा जो गड़बड़ हो रहा है उसको संभालने के लिए पवार साहब आप खुद जो है बागडोर हाथ में ले ले। ये हम बार बार हमने कई सारे नेताओं को कहते हैं, हालांकि वो जो है वो कतराते, उनको मंजूर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर समझो बात आई नेतृत्व करने की तो ये हो नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी बात महाराष्ट्र के लिए कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, अगर शरद पवार जी खुद बागडोर संभालें सरकार की और शरद पवार जी खुद मुख्यमंत्री बने, मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छी बात वही होगी। हम तो कोशिश बिल्कुल वही करेंगे। तो उसकी अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर देते आधिकारिक तौर पर? अब वो खुद जो है इस बात के लिए राजी नहीं है। भले वो राजी हालांकि होने ना बहुत सारे लोगों ने मीटिंग में भी कहा कि बस आप आगे चलो, वो जो है उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं जो क्योंकि अगर शरद पवार जी आज मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आप चलिए शरद पवार जी के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आज ये बात आ जाए कि हमारे मुख्यमंत्री शरद पवार जी होंगे तो इलेक्शन तो आपकी है। फिर उसके बाद तो फिर हम उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस बात को आप जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है कि शरद पवार साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। हो सकता है कि शरद पवार साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऐसा कहा छगन भुजबल ने। आप लोग इस विषय में क्या समझते हैं, आप जरूर लिखें ऑन इनसाइड स्टोरी एट lemonnews.com। दैट्स इनसाइड स्टोरी एट lemonnews.com। क्या शरद पवार को एक बार फिर महाराष्ट्र की बागडोर संभालनी चाहिए और क्या उनको मौका मिलेगा संभालने का? क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, अब तो खैर बहुत कम दिन बचे हैं कैंपेनिंग के, सिर्फ 5 दिन और बचे हैं, क्या इन 5 दिनों में अब तो आधिकारिक तौर पर ऐलान कर देना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री शरद पवार होंगे? ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या डर गए हैं क्या? या फिर ये लग रहा है कि शरद पवार जी का नाम अगर दोबारा अनाउंस कर दिया गया तो हो सकता है कि अजीत दादा पवार हों, अजीत दादा पवार के आसपास के लोग हों, वो सब लोग नाराज होकर के बैठ जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत उम्मीद लगा करके बैठी है कि इस बार उनके बहुत ज्यादा सीटें आने वाली हैं, उनकी बहुत ज्यादा सीटें आने वाली हैं, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन क्या ऐसा होगा? आप बताएं, आप क्या समझते हैं? क्या शरद पवार को एक बार फिर महाराष्ट्र की बागडोर संभालनी चाहिए? क्या शरद पवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए महाराष्ट्र का? जहां तक जितने कॉन्सुलेट हैं, जितने भी एफआईआईस के जितने भी यहाँ पे फंड मैनेजर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स के जितने भी मैनेजर्स यहाँ पर हैं, सब लोग कहते हैं कि अगर शरद पवार जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए तो उनके लिए बड़ी संतोषजनक बात होगी, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन क्या बाकी महाराष्ट्र की जनता ये मान करके चलेगी या फिर एक बार फिर नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा? नवाब मलिक साहब से जब यह पूछा गया तो नवाब मलिक ने कहा कि काला जादू सिर्फ एक बार चलता है, काला जादू सिर्फ एक बार चलता है। आप बताएं। जहां तक के भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा यह आज तक किसी को मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, कोई और होगा।
लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री शरद पवार होंगे, ऐसा छगन भुजबल ने कहा है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण होंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी खुद आधिकारिक तौर पर ऐलान कर चुकी है। जहां तक के शिवसेना का प्रश्न है, बार बार उद्धव ठाकरे जी का खुद का नाम सामने आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा कर रही है कि वो 150 सीटों से ज्यादा लेकर के आएगी अपने ही बलबूते पर महाराष्ट्र में, उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, इस विषय के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये तो चलिए बात रही कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब दूसरी बात पर अगर हम आते हैं, जिस बात के ऊपर हम लोगों ने कल बात की थी, जिस विषय के ऊपर हम लोगों ने कल बात की थी कि क्या महाराष्ट्र के गुजरातीकरण को लेकर के, क्या देश के गुजरातीकरण को लेकर के जिस प्रकार आज की तारीख में नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और जिस प्रकार आज की तारीख में भले वो उद्धव ठाकरे हों, राज ठाकरे हों, भले वो कांग्रेस के नेता हों या राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता हों, चारों की चारों पार्टियां आज की तारीख में एकजुट हैं। एक मत है सबका कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार गुजरात 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 चल रहा है, इसके खिलाफ सबको लड़ना है। ऐसा चारों पार्टियों का मानना है। भले वो शिवसेना हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, हर कोई यही कह रहा है कि जहां तक गुजरात का सवाल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हर कोई यह कह रहा है कि जहां तक के प्रधानमंत्री मोदी का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी अब तक गुजरात से बाहर नहीं निकले हैं। उनको अब तक यह मालूम नहीं है कि वो अब गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश सिर्फ गुजरात मॉडल पर नहीं चलता, इंडिया मॉडल पर चलता है, ऐसा चारों पार्टियों का कहना है। फर्स्ट लेट्स हियर राज ठाकरे। याद रखें, यह बात सिर्फ राज ठाकरे नहीं बोल रहे, यह बात सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं बोल रहे हैं, यह बात कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी बोल रही है। लेट्स फर्स्ट हियर राज ठाकरे। आणि क्षणभर घडून चालला, दिल्ली में हमारी सरकार, राज्य में भी हमारी सरकार। मुख्यमंत्री कोण? चेहरा आहे? चेहरा आहे का मुख्यमंत्री पदाचा? का नुसतं शेपूट हलवणारा मुख्यमंत्री? बरं, हलवेल तो हलवेल, तो पण विचारेल दरवेळेला दिल्लीकडे, हलवू का, हलवू का, हलवू का? मग दिल्ली सांगायला अभी टाइम नाहीये, थोड़ी देर के बाद फोन करो, फिर हिलाओ के शेपूट। मग परत फोन येईल, अब हिलाओ क्या? हाँ ठीक है, एक आधा इंच हिला सकते आप। हे असं शेपूट हलवणारा दिवसात आम्ही काळ धन प्रदेशातनं परत आणून ही जनतेला दिशाभूल करणारी खोटी आश्वासनं का दिली होती, याचं उत्तर देण्याचं उत्तरदायित्व त्यांच्यावर येतं। आणि जादूची काठी नसतेच, पण देशाच्या पंतप्रधानांच्या हातामध्ये जी आरएसएसची काठी आहे, तिचा देशाच्या एकतेला धोका आहे। त्यांनी ती काठी पहिल्यांदा दूर ठेवली पाहिजे आणि सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व केलं पाहिजे। आता नरेंद्र मोदी अमेरिकेला जाऊन आले, आमची छाती फुलून आली की बाबा आमच्या भारताचे पंतप्रधान हे अमेरिकेला जातात, हजारो लोकांसमोर भाषण करतात, हजारो लोक तिकडे त्यांना ऐकायला येतात, आम्हाला अभिमान आहे त्या गोष्टीचा। पण हे सगळ्या गोष्टी करत असताना तुमचे छुपे अजेंडे कुठचे असतात, बाकीच्या गोष्टी कधी येतील मला माहित नाही, पण ओबामा आम्ही हसण्यावरती नेतो या सगळ्या गोष्टी। आम्ही ओबामा ज्या वेळेला आमच्या नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानांना ज्या वेळेला पहिल्यांदा भेटतात, त्यावेळेला ओबामा नरेंद्र मोदींचं स्वागत काय करतात? केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, केम छो? काय राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा आहे? म्हणजे आता ते हुशार देश आहेत, ते त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष सगळा अभ्यास करू देतात की असं बोलल्यावरती हा माणूस खुश होईल असं त्यांना वाटलं। खरं बघायला गेलं तर त्यांनी म्हटलंच तर हिंदीमध्ये विचारायला पाहिजे होतं, कैसे हैं आप, फार फार तर, पण केम छो? म्हणजे आमच्या पंतप्रधानांची ओळख भारताचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात की गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात? ती जर ओळख असेल तर मग महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक राज्याची आमची आमची पण ओळख आहे। उद्या जर एखादा मराठी पंतप्रधान जरी असता आणि त्याला जर समजा ओबामाने म्हटलं असतं काय कसे आहात पंतप्रधान,
जरा बरं वाटलं असतं. पण वाईट या गोष्टीचं वाटलं असतं की हे मराठी पंतप्रधान नाही, गुजराती पंतप्रधान नाही, बंगाली पंतप्रधान नाही, तामिळ पंतप्रधान नाही, भारताचा पंतप्रधान म्हणून त्यांची ओळख या देशामध्ये असली पाहिजे. अमेरिकेच्या इतिहासामध्ये त्या व्हाईट हाऊसच्या बाहेर काय चालू होतं? मनोरंजनाचा कार्यक्रम. काय चालू होता? गरबा. काय म्हणायचंय, काय काय सांगायचंय, काय की गुजरात हा देश चालवतोय, हा तुम्हाला निरोप द्यायचा आहे, हा मेसेज द्यायचा आहे, काय म्हणायचंय, काय आम्ही काय समजायचं? आम्हाला भारताचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी चालतील, पण गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून जर समजा ओळख होणार असेल, आम्हाला मान्य नाही. राज ठाकरे, क्या कहा राज ठाकरे ने? सुना आपने, और दोबारा सुनने लायक है. क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, क्या कहा आर पाटिल ने, और क्या कहा राज ठाकरे ने. प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब भारत के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, यानी नरेंद्र भाई मोदी से मिलते हैं, तो ये नहीं बोलते नमस्ते कैसे हैं आप, ये नहीं बोलते हाउ आर यू, ये बोलते हैं केम छो. जी हां, जैसा राज ठाकरे ने कहा, आप गुजरात के प्रधानमंत्री हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं? और व्हाइट हाउस के सामने क्या चल रहा है? सेलिब्रेशन जो चल रही है, आप गरबा कर रहे हैं. यानी कहने का मतलब यह हुआ कि नरेंद्र भाई मोदी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का संदेश लेकर के व्हाइट हाउस गए या सिर्फ गुजरातियों का संदेश लेकर के गए? सोचने वाली बात है. ऐसा राज ठाकरे का कहना है, उद्धव ठाकरे का कहना है, आर पाटिल का कहना है. अब आप ये बताएं, आप ये बताएं, क्या आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं? क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद क्या प्रधानमंत्री पद की ज्यादा ही गुजरातीफिकेशन यानी गुजरातीकरण हो चुका है? प्रधानमंत्री पद का क्या बहुत गुजरातीकरण हो चुका है आपके मुताबिक, या फिर एक बार फिर यह चुनावी पैंतरा है? एक बार फिर सुन लेते हैं, सुनते हैं उद्धव ठाकरे को, सुनते हैं आर पाटिल को, सुनते हैं राज ठाकरे को. क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या भारत के प्रधानमंत्री पद का गुजरातीकरण हो गया है? सुनते हैं एक बार फिर. लेट्स टेक अ लिसन. क्षणभर धरून चला. दिल्ली में हमारी सरकार, राज्य में भी हमारी सरकार. मुख्यमंत्री कोण? चेहरा आहे? चेहरा आहे का मुख्यमंत्री पदाचा? का नुसतं शेपूट हलवणारा मुख्यमंत्री? बरं, हलवेल तो हलवेल, तो पण विचारेल दरवेळेला दिल्लीकडे, हलवू का, हलवू का, हलवू का? मग दिल्ली सांगेल अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर के बाद फोन करो, फिर हिलाओ शेपूट. मग परत फोन येईल, अब हिलाओ क्या? हा ठीक आहे, एक आधा इंच हिला सकते आप. हे असं शेपूट हलवणारा मुख्यमंत्री तुम्हाला चालेल? दिल्लीत आणि राज्यात एकच सरकार, पण राज्यातलं सरकार हे शेपूट हलवणार. हा मराठवाडा. गोपीनाथजी मुंडे हा एक आपल्या युतीतला मोठा दुवा होता, युती जोडून ठेवणारा सांधा होता. जोपर्यंत गोपीनाथजी होते तोपर्यंत युती बरोबर चालली होती. गोपीनाथजी गेल्यानंतर युती तुटली. युती जरी त्यांनी तोडली असली तरी सुद्धा खास करून मुंडे कुटुंबीय आणि महाजन कुटुंबीय यांच्या बरोबरची आमची काही ऋणानुबंध आहे ते मी तुटू देणार नाही. मी या मुलींच्या मागे त्यांचा भाऊ म्हणून उभा राहणार आहे, भाऊ म्हणून. आणि मग तिथल्याही शिवसैनिकांना सांगितले की कोणत्याही परिस्थितीत पंकजा आणि प्रीतम या निवडून आल्याच पाहिजे. जादूची कांडी नसते तर मग 100 दिवसामध्ये आम्ही पाकिस्तानला जाब विचारू, 100 दिवसामध्ये आम्ही स्वस्ताही आणू, 100 दिवसात आम्ही काळं धन परदेशातनं परत आणू. ही जनतेला दिशाभूल करणारी खोटी आश्वासनं का दिली होती याचं उत्तर देण्याचं उत्तरदायित्व त्यांच्यावर येतं. आणि जादूची काठी नसतेच, पण देशाच्या पंतप्रधानांच्या हातामध्ये जी RSSची काठी आहे तिचा देशाच्या एकतेला धोका आहे. त्यांनी ती काठी पहिल्यांदा दूर ठेवली पाहिजे आणि सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व केलं पाहिजे. आता नरेंद्र मोदी अमेरिकेला जाऊन आले, आमची छाती फुलून आली की बाबा आमच्या भारताचे पंतप्रधान हे अमेरिकेला जातात, हजारो लोकांसमोर भाषण करतात, हजारो लोक तिकडे त्यांना ऐकायला येतात. आम्हाला अभिमान आहे त्या गोष्टीचा. पण हे सगळ्या गोष्टी करत असताना तुमचे छुपे अजेंडे कुठचे असतात?
बाकीच्या गोष्टी कधी येतील मला माहित नाही, पण ओबामा, आम्ही हसण्यावरती नेतो या सगळ्या गोष्टी. आम्ही ओबामा ज्या वेळेला आमच्या नरेंद्र मोदींना, पंतप्रधानांना ज्या वेळेला पहिल्यांदा भेटतात, त्यावेळेला ओबामा नरेंद्र मोदींचं स्वागत काय करतात? केम छो मिस्टर प्राईम मिनिस्टर, केम छो. काय राष्ट्रभाषा आहे? म्हणजे आता ते हुशार देश आहेत, त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष सगळा अभ्यास करू देतात की असं बोलल्यावरती हा माणूस खुश होईल असं त्यांना वाटलं. खरं बघायला गेलं तर त्यांनी म्हटलंच तर हिंदीमध्ये विचारायला पाहिजे होतं, कैसे है आप, फार फार तर. पण केम छो म्हणजे आमच्या पंतप्रधानांची ओळख भारताचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात की गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात? ती जर ओळख असेल तर मग महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक राज्याची आमची पण ओळख आहे. उद्या जर एखादा मराठी पंतप्रधान जरी असता आणि त्याला जर समजा ओबामाने म्हटलं असतं, काय कसे आहात पंतप्रधान, जरा बरं वाटलं असतं. पण वाईट या गोष्टीचं वाटलं असतं की हे मराठी पंतप्रधान नाही, गुजराती पंतप्रधान नाही, बंगाली पंतप्रधान नाही, तामिळ पंतप्रधान नाही, भारताचा पंतप्रधान म्हणून त्यांची ओळख या देशामध्ये असली पाहिजे. अमेरिकेच्या इतिहासामध्ये त्या व्हाईट हाऊसच्या बाहेर काय चालू होतं? मनोरंजनाचा कार्यक्रम काय चालू होता? गरबा. काय म्हणायचंय, काय सांगायचंय, काय? की गुजरात हा देश चालवतोय, हा तुम्हाला निरोप द्यायचा आहे, हा मेसेज द्यायचा आहे, काय म्हणायचंय, काय आम्ही काय समजायचं? आम्हाला भारताचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी चालतील, पण गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून जर समजा ओळख होणार असेल आम्हाला मान्य नाही. नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं या गुजरात के प्रधानमंत्री, या फिर ये विषय निरर्थक है, इररिलेवेंट है, और जान करके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए इस विषय को बार बार निकाला जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास कुछ और बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी इतने इंप्रेसिव, प्रभावित करने वाले वक्ता हैं कि उनकी स्पीचेस सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनको सुनकर के. इसलिए नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया जाए तो कैसे किया जाए? चलिए, एक गुजरात का विषय मिल गया, लेकिन फिर भी जहां तक के नरेंद्र मोदी का प्रश्न है या नरेंद्र मोदी के मैनेजर्स का प्रश्न है, लिहाजा सबको यह सोचना तो चाहिए था कि भाई आप सिर्फ गुजरात 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 कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बाकी भी तो लोग हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के गुवाहाटी तक, नागालैंड और अरुणाचल तक, उनका भी तो कुछ सोचिए, उनके बारे में भी तो कुछ बात करिए. हमेशा सिर्फ गरबा ही करेंगे, खेमछो ही बोलेंगे तो आखिरकार कोई ना कोई खड़ा होकर के प्रोटेस्ट तो करेगा ही. सोचने वाली बात है. अब ये गुजरातीकरण जो हो रहा है, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात का जो ये मुद्दा है, असल में है क्या? लेट्स टेक अ लुक एट दैट. लोकसभा चुनावों के दौरान जो लोग प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान कर रहे थे, आज वही लोग प्रधानमंत्री मोदी के मुखालिफ बन गए हैं. बीजेपी से युति टूटने के बाद उद्धव ठाकरे लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर सियासी पार कर रहे थे, लेकिन अब राज ठाकरे ने भी मोदी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है. याद रहे, ये वही राज ठाकरे हैं जो लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते नहीं थकते थे, लेकिन अब जैसे राज का मोदी मोह भंग सा हो गया हो. नरेंद्र मोदींचा मी प्रशंसक, एक चांगला माणूस, या देशाचा पंतप्रधान झाले पाहिजेत म्हणून मी पहिला बोलणारा माणूस आहे. मी या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाले पाहिजेत. मला वाटलं बदलतील, पंतप्रधान झाल्यावरती बदलतील. नाही, अजून तेच चालू आहे. गुजरात एक गुजरात, दूसरा काही नाहीच. प्रधानमंत्री मोदी से राज का मोह भंग होने की वजह मोदी का गुजरात की ओर ज्यादा तवज्जो देना सामने आ रहा है. राज को प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात प्रेम खल रहा है. राज ठाकरे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी देश के कम गुजरात के पीएम ज्यादा लगते हैं.
दरअसल अमेरिका दौरे के दौरान मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से गुजराती भाषा में उनका हाल जाना। मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ गुजराती में बात करना राज ठाकरे को खल रहा है। आता नरेंद्र मोदी अमेरिकेला जाऊन आले, आमची छाती फुलून आली की बाबा आमच्या भारताचे पंतप्रधान हे अमेरिकेला जातात, हजारो लोकांसमोर भाषण करतात, हजारो लोक तिकडे त्यांना ऐकायला येतात। आम्हाला अभिमान आहे त्या गोष्टीचा की आम्ही ओबामा ज्या वेळेला आमच्या नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानांना ज्या वेळेला पहिल्यांदा भेटतात त्यावेळेला ओबामा नरेंद्र मोदींचं स्वागत काय करतात? केम छो मिस्टर प्राईम मिनिस्टर, केम छो? काय राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा आहे? म्हणजे आता काही हुशार देश आहेत ते, त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष सगळा अभ्यास करू देतात की असं बोलल्यावरती हा माणूस खुश होईल असं त्यांना वाटलं। खरं बघायला गेलं तर त्यांनी म्हटलंच तर हिंदीमध्ये विचारायला पाहिजे होतं, कैसे हैं आप, फार फार तर पर केम छो आए हैं और उद्धव ठाकरे अखंड महाराष्ट्र की बात। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भाषा की ये जंग मराठी बनाम गुजराती बन सकती है। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और बीजेपी अकेले दम पर चुनाव मैदान में है। कह सकते हैं महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के पास मोदी ब्रांड के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। ऐसे में लगभग सभी पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। देखना यह है कि क्या जिस तरह से लोकसभा चुनावों में मोदी की ब्रांडिंग कर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, क्या वही जीत महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की क़यादत में मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज़, मुंबई। ये तो रही बात जहां तक गुजरातीकरण का प्रश्न है, और ये बात काफी चलने वाली है। डर सिर्फ इस बात का है, और जिस प्रकार हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था यहीं पर इसी शो के दौरान, डर सिर्फ एक ही बात का है कि जिस प्रकार आज की तारीख में गुजरात के ऊपर हमला हो रहा है, कहीं ये खटास या कहीं ये कटुता चुनाव के बाद भी उसी तरह चलती ना रहे। याद रखें, उत्तर भारतीयों के खिलाफ, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई थी उसका प्रभाव अब तक खत्म नहीं हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात के खिलाफ, गुजरातियों के खिलाफ और भारत की राजनीति के गुजरातीकरण के एक विरोध में जो आज आवाजें उठ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है एक एंटी गुजरात फीलिंग जो पैदा हो रही है वो खत्म ना हो। वी कैन ओनली होप दैट डजंट हैपन। वी कैन ओनली होप that does not happen. Very shortly, we'll have Kripashankar Singh with us, but we have to take a very short break. We'll take a very short break. We'll be back in just 1 minute. 1 मिनट के बाद हम एक बार फिर आपके पास हाजिर होंगे। आप देखते रहें लेमन न्यूज़ और आप अपने ईमेल्स भेजें। प्लीज डू सेंड इन योर ईमेल्स ऑन insidestory@lemonnews.com, on insidestory@lemonnews.com। क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आर पाटिल, शरद पवार और कांग्रेस के नेता ठीक बोल रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री पद का गुजरातीकरण हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी अब भी अपने आप को गुजरात के प्रधानमंत्री समझते हैं और देश के नहीं? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? डू सेंड इन योर ईमेल्स ऑन insidestory@lemonnews.com. Time for us to take a break. और हम लोग बात कर रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी की वजह से गुजरातीकरण हुआ है प्रधानमंत्री पद का? क्या नरेंद्र मोदी की वजह से गुजरात का ज्यादा से ज्यादा फायदा करने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र के बनस्पत? क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर आने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि भारत की आइडेंटिटी कम होकर के गुजरात की आइडेंटिटी ज्यादा कर दी जा रही है, जिस प्रकार राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आर पाटिल, शरद पवार और अन्य लोग कह रहे हैं? याद रखें, नरेंद्र मोदी ने सीधा प्रहार किया था शरद पवार के ऊपर अपनी मुंबई की रैली में।
यह भी कहा था कि जहां तक शरद पवार जी का प्रश्न है, अगर शरद पवार जी वास्तविकता में छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चलते तो आज की तारीख में विदर्भ के किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते। ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा। शरद पवार ने यह कहा था कि महाराष्ट्र को लॉस पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है गुजरात के बनस्पत, और ये महाराष्ट्र के लोग कभी भी सहन नहीं करेंगे, ऐसा शरद पवार जी ने कहा था। आई टेल यू व्हाट, इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो राज ठाकरे का कथन है कि व्हाइट हाउस में जाकर के जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा आपको खिमचो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो लिहाजा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहां गया, ये तो गुजरात का प्राइम मिनिस्टर आ गया है। इन एनी इवेंट, let's look at the headlines first. Let's first take a look at the headlines and then we will talk about what's really been happening between Maharashtra and Gujarat. Is there really a problem here or is the problem being sought to be created? Let's take a look at the headlines first. महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जुबानी जंग ने पकड़ा जोर, सामना में शिवसेना ने उठाए पाक के लिए प्रधानमंत्री के रवैये पर सवाल। एनसीपी नेता अजीत पवार ने खुद को किया मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित। एक न्यूज चैनल को दिए खास इंटरव्यू में सामने आया अजीत पवार का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के लोगों से मांगा पूर्ण बहुमत। पीएम ने कहा बदले में स्कैम हरियाणा को स्किल हरियाणा में करेंगे तब्दील। पाक के युवा नेता बिलावल भुट्टो का बड़बोला बयान, कहा पाक को गुजरात पीड़ित ना समझे, देंगे माकूल जवाब। पाक की नापाक हरकतों पर जेटली ने सेना प्रमुखों से की बात। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सेना दे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। एक बार फिर देखते हैं राज ठाकरे को। आप बताएं क्या वास्तविकता में ये प्रॉब्लम है, समस्या है? ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। हम सब लोग मतलब जो हिंदुस्तान के निवासी हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, हर स्टेट को अपना स्टेट मानते हैं, लेकिन जब एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर हावी करने की कोशिश की जाती है तो लिहाजा लोगों का खड़े होकर के प्रोटेस्ट करना लाजमी है। यह महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा ही है, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई है। मुंबई आर्थिक राजधानी है पूरे देश की, बल्कि दक्षिण एशिया की। लिहाजा पूरे दक्षिण एशिया से लोग मुंबई आते हैं। तो जो मराठी आइडेंटिटी है वो एक तरीके से स्वम्प हो रही है, वो एक तरीके से डूब रही है। इसको लेकर के बहुत चिंतित हैं महाराष्ट्र के नेतागण। और जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वॉशिंगटन जाते हैं और उनको अमेरिका के प्रेसिडेंट गुजराती में ग्रीट करते हैं, और यहां पर भी 1 या 2 या 3 प्रोजेक्ट यहां से यानी महाराष्ट्र से उठा करके अगर गुजरात ले जाए जाते हैं तो महाराष्ट्र के नेताओं का चिंतित होना लाजमी है। लेट्स हियर राज ठाकरे अगेन। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट ही रियली हैड टू से। डू यू एग्री विद हिम? क्या आप राज ठाकरे के साथ सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि राज ठाकरे जैसा कोई शख्स मुख्यमंत्री होना चाहिए देश का, माफ कीजिएगा महाराष्ट्र का? मैंने देश का इसलिए बोला, जान करके बोला, दिस इज नॉट अ स्लिप ऑफ द टंग, क्योंकि जिस प्रकार आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को गुजरात का प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है, अगर नरेंद्र मोदी गुजरात के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं तो राज ठाकरे देश के प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकते? खैर, वो अलग बात है, वो तो मजाक की बात हो गई, लेकिन मजाकिया बात हो गई। लेकिन जहां तक के राज ठाकरे का प्रश्न है, क्या आप चाहेंगे कि राज ठाकरे जैसा शख्स या उद्धव ठाकरे जैसा शख्स महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने? लेट्स हियर राज ठाकरे अगेन। आता नरेंद्र मोदी अमेरिकेला जाऊन आले, आमची छाती फुलून आली की बाबा आमच्या भारताचे पंतप्रधान हे अमेरिकेला जातात, हजारो लोकांसमोर भाषण करतात, हजारो लोक तिकडे त्यांना ऐकायला येतात, आम्हाला अभिमान आहे त्या गोष्टीचा। पण हे सगळ्या गोष्टी करत असताना तुमचे छुपे अजेंडे कुठचे असतात?
बाकीच्या गोष्टी कधी येतील मला माहित नाही, पण ओबामा आम्ही हसण्यावरती नेतो या सगळ्या गोष्टी. आम्ही ओबामा ज्या वेळेला आमच्या नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानांना ज्या वेळेला पहिल्यांदा भेटतात त्यावेळेला ओबामा नरेंद्र मोदींचं स्वागत काय करतात? केम छो मिस्टर प्राईम मिनिस्टर, केम छो. काय राष्ट्रभाषा आहे? म्हणजे आता ते हुशार देश आहेत, ते त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष सगळा अभ्यास करू देतात की असं बोलल्यावरती हा माणूस खुश होईल असं त्यांना वाटलं. खरं बघायला गेलं तर त्यांनी म्हटलंच तर हिंदीमध्ये विचारायला पाहिजे होतं, कैसे है आप, फार फार तर. पण केम छो म्हणजे आमच्या पंतप्रधानांची ओळख भारताचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात की गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात? ती जर ओळख असेल तर मग महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक राज्याची आमची पण ओळख आहे. उद्या जर एखादा मराठी पंतप्रधान जरी असता आणि त्याला जर समजा ओबामाने म्हटलं असतं काय कसे आहात पंतप्रधान, जरा बरं वाटलं असतं. पण वाईट या गोष्टीचं वाटलं असतं की हे मराठी पंतप्रधान नाही, गुजराती पंतप्रधान नाही, बंगाली पंतप्रधान नाही, तामिळ पंतप्रधान नाही, भारताचा पंतप्रधान म्हणून त्यांची ओळख या देशामध्ये असली पाहिजे. अमेरिकेच्या इतिहासामध्ये त्या व्हाईट हाऊसच्या बाहेर काय चालू होतं? मनोरंजनाचा कार्यक्रम काय चालू होता? गरबा. काय म्हणायचंय काय, काय सांगायचंय काय? की गुजरात हा देश चालवतोय, हा तुम्हाला निरोप द्यायचा आहे, हा मेसेज द्यायचा आहे, काय म्हणायचंय काय? आम्ही काय समजायचं? आम्हाला भारताचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी चालतील, पण गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून जर समजा ओळख होणार असेल आम्हाला मान्य नाही. क्या नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री? ये सवाल महाराष्ट्र में बार बार पूछा जा रहा है. क्या भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो कंप्लीटली एंड टोटली प्रो गुजरात है? आखिरकार व्हाइट हाउस के सामने जो आपने सेलिब्रेशन की, अगर आप गरबा कर रहे हैं तो आप भंगड़ा भी कर सकते थे, बिहू भी कर सकते थे, आप कलरी पट भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे. लेकिन जब हमारे खुद के प्रधानमंत्री इतना गुजरात अगर करते हैं, हमारे गुजरात में अगर इतना गुजरात करते हैं तो लिहाजा लोगों का चिंतित होना जरा लाजमी है. मुझे ऐसा लगता है. आई डोंट थिंक वी कैन बी टू क्रिटिकल ऑफ ऑल दैट. आई डोंट थिंक सो. मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते. फिर भी जहां तक के भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है, हैरानगी की बात यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा तक नहीं की है. वो शायद इसलिए नहीं की गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं चाहती है कि जो मोदी का जादू है उसमें कहीं कमी आ जाए. कहीं ऐसा तो ना हो अगर हम लोग अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार की अनाउंसमेंट कर दें, उसका ऐलान कर दें, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मोदी का जादू चलना चाहिए हर जगह पे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जादू कम हो जाएगा. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए वो प्रभाव कम हो जाएगा. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जादू चला लोकसभा के चुनाव में वो कहीं कम ना पड़ जाए. जैसा छगन भुजबल जी ने कहा कि भाई महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले. नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव जीते हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के दावेदार आज भी शरद पवार हैं. इसके बावजूद कि अजीत दादा पवार ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं. सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है. तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को किस बात का डर है? भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार लोगों के सामने नहीं रख रही है?
भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो लोकसभा चुनाव के दौरान बार बार एक ही चीज बोलती थी कि भाई हमने तो अपने प्रधानमंत्री पद का दावेदार अनाउंस कर दिया, यानी नरेंद्र मोदी। आप लोगों ने क्यों नहीं किया? जहां तक कि कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस ने और यूपीए ने अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार लोगों के सामने क्यों नहीं रखा है? आज द एग्जैक्ट सिचुएशन हैज बीन रिवर्स्ड। वही सिचुएशन आज की तारीख में उल्टी है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के दावेदार को सामने नहीं ला रही है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को किस बात का डर है? सोचने वाली बात है। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से तो खैर बहुत स्टेटमेंट्स आ रही हैं, राष्ट्रवादी की तरफ से बहुत स्टेटमेंट्स आ रही हैं, शिवसेना की तरफ से बहुत स्टेटमेंट आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आ रही? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा ये गुजरात के मसले के ऊपर? क्योंकि हम लोगों को पूछना पड़ रहा है बार बार। आई टेल यू व्हाट, लेट्स हियर उद्धव ठाकरे अगेन, लेट्स हियर आर पाटिल अगेन एंड राज ठाकरे अगेन। एक बार फिर सुनते हैं, आप जरा ध्यान दें, एक बार फिर सुनते हैं उद्धव ठाकरे, आर पाटिल और राज ठाकरे को। यह मुद्दा बहुत गंभीर है और आगे तूल पकड़ता जा रहा है, और यह गंभीर मुद्दा प्रांतवाद की लड़ाई में बदल सकता है। सोचने वाली बात है। लेट्स हियर इट अगेन। आणि क्षणभर धरून चला, दिल्ली में हमारी सरकार, राज्य में भी हमारी सरकार। मुख्यमंत्री कोण? चेहरा आहे? चेहरा आहे का मुख्यमंत्री पदाचा? का नुसतं शेपू ठरवणारा मुख्यमंत्री? बरं, हलवेल तो हलवेल, तो पण विचारेल दरवेळेला दिल्लीकडे, हलवू का? मग दिल्ली सांगायला अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर के बाद फोन करो, फिर हिलाओ शेपूट। मग परत फोन येईल, अब हिलाओ क्या? हाँ ठीक है, एक आधा इंच हिला सकते आप। हे असं शेपूट चालेल ठिकाणी सांगितले की कोणत्याही परिस्थितीत पंकजा आणि प्रीतम या निवडून आल्याच पाहिजे। जादूची कांडी नसते तर मग 100 दिवसामध्ये आम्ही पाकिस्तानला जाब विचारू, 100 दिवसामध्ये आम्ही स्वस्ताही आणू, 100 दिवसात आम्ही काळ घेऊन परदेशातनं परत आणू। ही जनतेला दिशाभूल करणारी खोटी आश्वासनं का दिली होती याचं उत्तर देण्याचं उत्तरदायित्व त्यांच्यावर येतं। आणि जादूची काठी नसतेच, पण देशाच्या पंतप्रधानांच्या हातामध्ये जी आरएसएसची काठी आहे तिचा देशाच्या एकतेला धोका आहे। त्यांनी ती काठी पहिल्यांदा दूर ठेवली पाहिजे आणि सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व केलं पाहिजे। आता नरेंद्र मोदी अमेरिकेला जाऊन आले, आमची छाती फुलून आली की बाबा आमच्या भारताचे पंतप्रधान हे अमेरिकेला जातात, हजारो लोकांसमोर भाषण करतात, हजारो लोक तिकडे त्यांना ऐकायला येतात, आम्हाला अभिमान आहे त्या गोष्टीचा। पण हे सगळ्या गोष्टी करत असताना तुमचे छुपे अजेंडे कुठचे असतात? बाकीच्या गोष्टी कधी येतील मला माहित नाही, पण ओबामा, आम्ही हसण्यावरती नेतो या सगळ्या गोष्टी। आम्ही ओबामा ज्या वेळेला आमच्या नरेंद्र मोदींना, पंतप्रधानांना ज्या वेळेला पहिल्यांदा भेटतात त्यावेळेला ओबामा नरेंद्र मोदींचं स्वागत काय करतात? केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, केम छो? काय राष्ट्रभाषा आहे? म्हणजे आता ते हुशार देश आहेत, त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष सगळा अभ्यास करू देतात की असं बोलल्यावरती हा माणूस खुश होईल असं त्यांना वाटलं। खरं बघायला गेलं तर त्यांनी म्हटलंच तर हिंदीमध्ये विचारायला पाहिजे होतं, कैसे हैं आप, फार तर। पण केम छो म्हणजे आमच्या पंतप्रधानांची ओळख भारताचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात की गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून आहे जगात? ती जर ओळख असेल तर मग महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक राज्याची आमची पण ओळख आहे। उद्या जर एखादा मराठी पंतप्रधान जरी असता आणि त्याला जर समजा ओबामाने म्हटलं असतं काय कसे आहात पंतप्रधान, जरा बरं वाटलं असतं। पण वाईट या गोष्टीचं वाटलं असतं की हे मराठी पंतप्रधान नाही, गुजराती पंतप्रधान नाही, बंगाली पंतप्रधान नाही, तामिळ पंतप्रधान नाही, भारताचा पंतप्रधान म्हणून त्यांची ओळख या देशामध्ये असली पाहिजे। अमेरिकेच्या इतिहासामध्ये त्या व्हाईट हाऊसच्या बाहेर काय चालू होतं? मनोरंजनाचा कार्यक्रम काय चालू होता? गरबा
काय म्हणायचंय, काय काय सांगायचंय, काय की गुजरात हा देश चालवतोय, हा तुम्हाला निरोप द्यायचा आहे, हा मेसेज द्यायचा आहे, काय म्हणायचंय, काय आम्ही काय समजायचं? आम्हाला भारताचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी चालतील, पण गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून जर समजा ओळख होणार असेल, आम्हाला मान्य नाही. ये तो रही बात जहां तक कि गुजरातीकरण का प्रश्न है, और बहुत ही जल्द हमारे साथ होंगे कृपाशंकर सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त चुनाव की गहमागहमी है, लिहाजा कहीं पर वो पदयात्रा कर रहे हैं, बहुत ही जल्द वो हमारे साथ होंगे। लेकिन उसके पहले देख रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस और एनसीपी के बीच में क्या चल रहा है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। याद रखें, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, मुख्यमंत्री पद के दावेदार, माफ कीजिएगा, आज तक मुख्यमंत्री थे। और जिस प्रकार छगन भुजबल ने कहा और अन्य लोगों ने कहा कि हम ऐसे मुख्यमंत्री के अधीन काम नहीं करेंगे, ऐसा साफ तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल ने कहा और अन्य लोग भी यही कह रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जहां तक प्रश्न है, उनकी उम्मीद यह है कि इस बार वो कांग्रेस की छत्र छाया से निकल करके ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे, ऐसी उम्मीद है। कांग्रेस की उम्मीद यह है कि उनकी छवि थोड़ी बहुत बच जाए, अंदर से बाहर भले वो ये कहते रहें कि भाई हमारी सरकार बनने वाली है, अंदर से जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस को सिर्फ यही लग रहा है, यही उम्मीद है, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह उनका महत्व, उनकी अहमियत स्टेट में बनी रहे। देखते हैं कांग्रेस और एनसीपी के बीच आज क्या चल रहा है। लेट्स टेक अ लुक। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल तेज हो गई। कल तक जो सियासी दोस्त एक साथ थे, अब अलग हो चुके हैं। बात एनसीपी और कांग्रेस की करते हैं। एनसीपी कांग्रेस से अलग हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां अपने दम पर चुनावी मैदान में हैं। दोनों पार्टियों ने मिलकर 15 साल तक महाराष्ट्र की सत्ता संभाली, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां अलग अलग राहों पर हैं। सीएम पद की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट नाम सामने निकलकर नहीं आ पाया है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल पृथ्वीराज चव्हाण की मिस्टर क्लीन की छवि भुनाने की कोशिश में है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से नारायण राणे और सुशील कुमार शिंदे का नाम भी सीएम पद की रेस में है। एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी नेता अजीत पवार ये खुले तौर पर कह चुके हैं कि वो भी सीएम बनना चाहते हैं। ये आगाही होनी चाहिए, इसमें सबसे पहला कदम मैंने उठाया था। मैं खुद श्रीमती गांधी के घर में जाकर उनको रिक्वेस्ट की थी, उनका समर्थन था, उनकी भूमिका पॉजिटिव थी, इसमें कोई दो राय नहीं। समस्या आ गई कि यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने इस बारे में एक बार एनसीपी के साथ मीटिंग करने के बाद अगले 3 दिन इन्होंने हमसे कभी बात नहीं की। हमें बिना पूछते अपनी पार्टी की लिस्ट उन्होंने अनाउंस की, और एक बार उन्होंने लिस्ट अनाउंस करने के बाद उनकी नीयत क्या है ये सबके सामने आ गई, और इसलिए हमें इस रास्ते से जाना पड़ा। सीटों के बंटवारे पर अलग हुई एनसीपी, कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में है, तो सबकी नजर इसी बात पर है कि जीत किसकी होगी। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने के बाद ये खबरें भी सियासी गलियारों में आई कि शायद चुनाव बाद अलग हुए ये दोस्त एक बार फिर साथ आ जाएं। फिलहाल तो अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस और एनसीपी आमने सामने हैं। बहरहाल दोनों ही पार्टियां अपने वोट बैंक को बटोरने की कोशिशें कर रही हैं। सत्ता की चाबी किसके पास आएगी, ये चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। सियासी दोस्त चुनाव के दौरान अलग अलग हैं, तो सवाल ये भी है कि क्या नतीजे आने के बाद ये दोस्त एक बार फिर साथ आ सकते हैं। इंतजार इस बात का है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। और जहां तक के विशेषज्ञों का प्रश्न है, उनको ये बात जरा सी हास्यास्पद लग रही है कि भाई यहां पर मुख्यमंत्री पद की बात हो रही है, और वास्तविकता यह है, असलियत यह है, जमीनी हकीकत यह है कि दोनों पार्टियों को अपना वर्चस्व बचाने में ही इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। आखिरकार 288 सीटों में से कांग्रेस और एनसीपी की गिन करके कितनी आएंगी, उसी को लेकर के ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि अगर ये दोनों मिलकर भी 50 का आंकड़ा अगर पार कर लें तो अपने आप को किस्मत वाले समझेंगे। हां, ये बात जरूर है
कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का एक हवा सा बन गया था, नरेंद्र मोदी की जो लहर थी वो जरा कम हुई है, इसकी वजह से शायद इन दोनों पार्टियों को एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार कांग्रेस आज भी बैकफुट पर ही बैटिंग कर रही है, आज भी कांग्रेस आक्रामक तरीके से आगे नहीं आई है, आज भी कांग्रेस आक्रामक तरीके से यह बात को भुना नहीं रही है कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां ग्रहण करी देश के लिए। जरा अचंभा हो रहा है सबको, जरा हैरानगी हो रही है। मुझको भी बड़ा अजीब लग रहा है कि ये वो कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस को हम लोग पहचानते हैं, ये वो कांग्रेस नहीं है जिसको हम लोग जानते हैं। आखिरकार क्या हुआ है कांग्रेस को? इसी प्रकार जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, लिहाजा जिस तरीके से छगन भुजबल जी ने यह कहा कि शरद पवार होंगे अगले मुख्यमंत्री, जिस प्रकार छगन भुजबल जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार यह कहा हमको कि जहां तक के उनका सवाल है उनके मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही होंगे और इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके पीछे भी एक राज है और राज यह है कि अजीत दादा पवार के हेतु, अजीत दादा पवार के नीचे छगन भुजबल काम नहीं करना चाहते। शायद यही वजह है कि वो बार बार शरद पवार जी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि एक बार जहां शरद पवार का नाम आ गया उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कोई और ऐसा नहीं है जो कुछ बोल सके। लेट्स हियर मिस्टर छगन भुजबल अगेन। एक बार फिर सुनते हैं छगन भुजबल जी को। याद रखें, छगन भुजबल ने जो कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर बहुमत आएगा तो शरद पवार ही होंगे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। लेट्स हियर छगन भुजबल अगेन। लेकिन शरद पवार जी मुख्यमंत्री तो नहीं होंगे। क्यों, हो भी सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। हमारे जो हम लोग अंदर बैठते हैं तो कई सारे लोग कहते हैं हमारे में कि पवार साहब कि अब ये समय है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि वो वहाँ से यहाँ क्यों आए, मगर बंगाल में भी तो जो है ज्योति बसु साहब कितने साल से मुख्यमंत्री रहे, यहाँ भी करुणानिधि बार बार बनते ही हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि पवार साहब नहीं बन सकते हैं। हम तो लोग कहते हैं कि ये सारा जो है थोड़ा सा जो गड़बड़ हो रहा है उसको संभालने के लिए पवार साहब आप खुद जो है बागडोर हाथ में ले ले। ये हम बार बार, हमने कई सारे नेताओं को कहते हैं, हालांकि वो जो है वो कतराते, उनको मंजूर नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि अगर समझो बात आई नेतृत्व करने की तो ये हो नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी बात महाराष्ट्र के लिए कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, अगर शरद पवार जी खुद बागडोर संभालें सरकार की और शरद पवार जी खुद मुख्यमंत्री बने, मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छी बात वही होगी। हम तो कोशिश बिल्कुल वही करेंगे। तो उसकी अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर देते आधिकारिक तौर पर? अब वो खुद जो है इस बात के लिए राजी नहीं है। भले वो राजी, हालांकि बहुत सारे लोगों ने मीटिंग में भी कहा कि बस आप आगे चलो, वो जो है उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं अगर शरद पवार जी आज मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आप, चलिए शरद पवार जी के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आज ये बात आ जाए कि हमारे मुख्यमंत्री शरद पवार जी होंगे तो इलेक्शन तो आपकी है। फिर हो सकता है, उसके बाद तो फिर हम उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस बात को आप जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है कि शरद पवार साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। Right. Time for us to take one more look at the headlines. Time for us to take one more look at the headlines. अब तक के मुख्य समाचार एक बार फिर। नागपुर में पीएम ने किया महाराष्ट्र की जनता से वादा, कहा भाजपा देगी स्किल्ड महाराष्ट्र। पीएम ने जनता को दिया 5F फॉर्मूला। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बोले अभिनेता नाना पाटेकर, कहा चुनाव बाद उद्धव और राज आ सकते हैं साथ। महंगा पड़ेगा बच्चों से चुनाव प्रचार कराना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा बच्चों से चुनाव प्रचार कराने वाली पार्टियों की मान्यता होगी रद्द। और एनसीपी नेता अजीत पवार ने खुद को किया मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित। एक न्यूज चैनल पर दिए खास इंटरव्यू में सामने आया अजीत पवार का बयान।
Welcome back. You're watching the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj. You're watching Inside Story on Lemon News. That's right. Let's first take a look at the headlines, and after that we'll go straight across to Mr. Kripashankar Singh of the Congress Party, and we're going to ask him as to how the campaign is going and who's going to be the next Chief Minister of Maharashtra. Of course, he'll say Prithviraj Chavan, but all the same, we will try to probe a little further. First, the headlines. महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जुबानी जंग ने पकड़ा जोर। सामना में शिवसेना ने उठाए पाक के लिए प्रधानमंत्री के रवैये पर सवाल। एनसीपी नेता अजीत पवार ने खुद को किया मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित। एक न्यूज चैनल को दिए खास इंटरव्यू में सामने आया अजीत पवार का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के लोगों से मांगा पूर्ण बहुमत। पीएम ने कहा बदले में स्कैम हरियाणा को स्किल हरियाणा में करेंगे तब्दील। पाक के युवा नेता बिलावल भुट्टो का बड़बोला बयान। कहा पाक को गुजरात पीड़ित ना समझे, देंगे माकूल जवाब। पाक की नापाक हरकतों पर जेटली ने सेना प्रमुखों से की बात। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सेना दे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रेसिडेंट मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनाब कृपाशंकर सिंह जी। कृपाशंकर सिंह जी नमस्कार। कृपाशंकर सिंह जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है? नमस्कार राजू बजाज साहब, जी आपकी आवाज गूंज रही है। जी, बड़े इसके बावजूद कि मुझे लग रहा है कि आप बड़े थके हुए हैं, इसके बावजूद कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए। कृपाशंकर सिंह जी ये बताएं, आज की तारीख में बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ हरियाणा और महाराष्ट्र की कैंपेनिंग कर रहे हैं, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले ये गाना बीच में आया था जी, और मैं इस समय कोलीवरी विलेज में हूँ, कोलीवरी विलेज में जी, और एक कोलीवरी डी करके जी गाना जी बहुत जी अच्छा जी गाया जाता था। जी हमारे प्रधानमंत्री जी को ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है जी, उनको खाली ये दिखाई पड़ रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के बॉर्डर को कैसे सील कर दिया जाए। जी। कृपाशंकर सिंह जी ये भी बताएं, आज की तारीख में भले वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, हर नेता से ये बात निकल रही है कि किस प्रकार गुजरात के बनस्पत महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है। इस विषय में मैं चाहूंगा कि विस्तार से आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी बताएं। मुझे लगता है कि जब भी ऐसी पश्चिम महाराष्ट्र अर्बन विकास था और तय और रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र के विकास को उठा के गुजरात में ले जाना है। देश के प्रधानमंत्री हैं कि गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे Now, we have a problem with the audio. We have a problem with the audio as far as Mr. Kripashankar Singh is concerned. We'll try and go back to him. What Kripashankar Singh was really saying, essentially saying, was that the Prime Minister should figure out whether he's still the Chief Minister of Gujarat or he's the Prime Minister of the country. And number two, जहां तक के गुजरात का प्रश्न है, गुजरात भी अंग है, हिंदुस्तान का अंग है, लिहाजा गुजरात की भी वही अहमियत है जो महाराष्ट्र की है। लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की अहमियत होनी चाहिए, गुजरात की नहीं, और गुजरात में गुजरात की अहमियत होनी चाहिए, महाराष्ट्र की नहीं। और you cannot have the development of Gujarat at the cost of Maharashtra, or the development of Maharashtra at the cost of Gujarat or any other state. All states have to develop and develop properly, and the Prime Minister is the Prime Minister of everybody. एक बार कोई भी शख्स इलेक्ट हो जाता है, एक बार कोई भी शख्स चुनाव के जरिए से उसको कोई पद प्राप्त हो जाता है, उसके बाद वो एक राज्य का नहीं रहता है। उसके बाद वो गुजरात का नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है, बंगाल का नहीं है,
पंजाब का नहीं है, हरियाणा का नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है, तमिलनाडु का नहीं है, कर्नाटक का नहीं है, आंध्र प्रदेश का नहीं है, केरल का नहीं है, नागालैंड का नहीं है, अरुणाचल का नहीं है, असम का नहीं है, बंगाल का नहीं है, और इन सबका भी है, ना होते हुए भी सबका है, यानी पूरे हिंदुस्तान का है, यानी पूरे भारत का है। और यह बात नरेंद्र मोदी जी को याद रखनी चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी लग ऐसा रहा है कि वो ये बात भूल रहे हैं, थोड़े से भूल गए हैं बात ये। लिहाजा जहां तक इनका सवाल है, ऐसा लग रहा है कि वो ये बात थोड़ी सी भूल गए हैं, और क्योंकि वो थोड़ी सी ये बात भूल गए हैं, इसलिए बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसी बात आ रही है? आखिरकार ये बात बार बार क्यों आ रही है कि व्हाइट हाउस में आप जाते हैं तो प्रेसिडेंट बराक ओबामा आपको खेमचो कह के पुकारते हैं और आप उसको स्वीकार करते हैं। आप ये नहीं बोलते कि मुझको ये कहिए आप कैसे हैं। आप ये नहीं बोलते कि भाई मैं गुजरात का सीएम नहीं हूं, मैं गुजरात का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। चलिए ठीक है, गुजरात में मेरा जन्म हुआ, गुजरात से मैं आया हूं, गुजरात की मिट्टी से मैं इतना बड़ा हुआ हूं, लेकिन आज मैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आज मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं भारत के 125 करोड़ लोगों का। यह क्रिटिसिज्म नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया है। नरेंद्र मोदी की ओर से यह जवाब नहीं आया है। हो सकता है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल हो या नरेंद्र मोदी जी का खुद का सवाल हो, नरेंद्र मोदी जी आखिरकार यह भी कह सकते हैं कि गुजरात भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। भारत के किसी भी भाषा में मुझसे अगर आप बात करें तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि भारत के हर उस हिस्से का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो भारत में है। हो सकता है कि ऐसी कोई बात सामने आए, लेकिन आज तक वो बात नहीं आई है। फिलहाल वो बात नहीं आई है। शायद यही एक वजह है कि एक हैंडल मिल गया है लोगों को, एक मौका मिल गया है लोगों को, एक मौका मिल गया है कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को, शिवसेना को, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को नरेंद्र मोदी पर हमला करने का। याद रखें, जहां तक शिवसेना का प्रश्न है, आज तक वही शिवसेना जो नरेंद्र मोदी के भजन गाया करती थी, जो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा किया करती थी, आज इसी बात पर हमला कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ हैं, एक बार फिर मैं उम्मीद करता हूं कि ध्वनि का जहां तक प्रश्न है वो ध्वनि बिल्कुल ठीक ठाक हो गई होगी। कृपाशंकर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कृपाशंकर सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे कि जहां तक के नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, शायद नरेंद्र मोदी जी अब तक ये भूले नहीं है कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। उनको ये याद रखना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं। जी कृपाशंकर सिंह जी बताएं। और ये भी भूल गए कि वो वाराणसी से सांसद हैं जी। उन्होंने ट्रेन चलाने की बात करी, कहां से करी? मुंबई से अहमदाबाद जी। बुलेट ट्रेन मुंबई से वाराणसी नहीं जा सकती जी, लेकिन मुंबई से अहमदाबाद जाएगी। जो कुछ हो अहमदाबाद जी, प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति आवे अहमदाबाद जी। तो मेरा गुजारिश है कि प्रधानमंत्री देश के हैं जी, देश का ख्याल करें, महाराष्ट्र ख्याल करें, मुंबई ख्याल करें जी। सिर्फ चुनाव में आकर के लोगों को अपने वही जादूगर अंदाज में जी लोगों को कुछ बातें बता जाएं। जी। पहले गांव में वो बुजुर्ग माताएं होती थी, बुजुर्ग हम बुआ होती थी जी, तो ये गीत गाया करती थी, चंदा मामा अरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, ऐसे बका करके एक चम्मच दूध मुंह में डाल बोलते बेटा घुटू, बेटा पी जाता था जी। इस ढंग से अब चंदा मामा सूरज, इस ढंग से अब चंदा मामा सूरज और तारा सब धरती पर ला देंगे जी, तो कम से कम उसकी जो बात करी उस पर तो चर्चा तो करें जी। अब जाके देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जी। अब बाहर जा करके वो ड्रम बजाने तो ड्रम बजाने तो यहीं बजाते, गुजरात बजाते, अहमदाबाद बजाते। अरे वहाँ गए हो जापान में जी, करके आओ, लेके आओ जी। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो जनता के सामने कमिटमेंट दिए हैं। परसों मैंने एक बयान लिखा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे 3 महीना चुन के आके हो गया जी। अच्छी बात है, 3 महीने में किसी की समीक्षा हो नहीं सकती जी। 3 महीने में सारे काम कर, लेकिन आपने ही कहा था कि 60 मंथ वर्सेस 60 ईयर्स जी, 60 मंथ वर्सेस 60 ईयर्स। दैट्स राइट। तो हम तो 3 महीने नहीं, हम तो 3 बरस जान के पूछ रहे हैं कि जी। 3 बरस हो गया है जी, करेक्ट है, दुरुस्त बात। लेकिन कृपाशंकर सिंह जी ये भी बात सामने आती है कि यही प्रधानमंत्री हैं, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने बार बार ये कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर सरकार है और पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ आज की तारीख में ना तो आंख में आंख मिला करके बात कर सकती है, ना मुकाबला कर सकती है। चीन के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति यहां पर आते हैं और चीन घुसपैठ करता है।
आज की तारीख में आज तक कश्मीर में आज तक गोलीबारी जारी है। जो हम अभी बात कर रहे हैं तब भी लोग मर रहे हैं वहां पे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सरकार के रवैये से क्या आप संतुष्ट हैं कि क्या उन्होंने हमारे बॉर्डर्स को ठीक तरीके से डिफेंड किया है? कृपाशंकर सिंह जी बताएं। राजीव जी, उस दिन देश की सभी लोगों की आंखें शर्म से झुक गई जब एक कलंक पत्रकारिता के नाम को कलंकित करने वाला एक वैदिक नाम का आदमी उस हिंदुस्तान के दुश्मन दुश्मन के साथ जाके बैठ के बात करता है। उसको जरा भी अंदाज नहीं है कि उस शैतान के पास बात करने के समय उसको ध्यान नहीं आया कि हमारे मध्य प्रदेश से और बहुत सारे लोगों की 2 जवानों का गला काटा। राजीव भाई, 2 जवानों का एक सुधाकर सिंह, एक हेमराज सिंह। सुधाकर सिंह की वीरांगना, उनकी पत्नी, उससे मेरी बात हुई। उसने कहा कि भाई साहब, अगर वो वैदिक जो पत्रकार गया था उस शैतान का गला काट के लाता या मेरे पति का गला वापस लेता तो मैं समझ सकती थी कि बातें कैसे करते थे। और बाद में इन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि हमको मालूम नहीं वो किसके जरिए गया था। पाकिस्तान में एक ऐसे आदमी के पास कोई कभी भी जा सकता है, इस पे क्यों चुप हैं? कौन सी नजर मिलाने की बात हो रही थी? अब नजर नहीं मिल रहा है। दुरुस्त बात। बड़ा दुख होता है ऐसी बातों पे कि नजर से नजर मिला के बात करेंगे। हमारी उन वीरांगना विधवा बच्चियों से पूछे, लड़कियों से पूछे जिनके पति का गला काट करके वो उठा ले गया। आज तक उसके पति का गला, हमारे जवान का गला, हमारे भारतीय सेना के जवान का गला हमको नहीं मिला है। कृपाशंकर सिंह जी, ये तो चलो बात हुई जहां तक के विदेशी मामलों का प्रश्न है। यहां पर पिछले 4 महीनों में, और नरेंद्र मोदी जी को 3 महीने नहीं 4 महीने हो चुके हैं, 120 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इन पावर। यहां पर आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर भी महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आरोप जो कांग्रेस के ऊपर लगता था लोकसभा चुनाव के दौरान कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, कि कांग्रेस में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने प्रधानमंत्री पद के दावेदार को डिक्लेयर किया जाए। आज वही भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार को डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। कृपाशंकर सिंह जी बताएं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, आप ही बता रहे हो। उस समय पूछते थे कि कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री का नाम बता नहीं रही है, आज लोग पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में अपने मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो मुझे लगता है कि हमको क्या जवाब उनको जो देना है, उत्तर जो मिलना है, जो प्रश्न पूछना है, ये महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है। और 15 तारीख को मतदान करके 19 तारीख के नतीजे में दिखा देगी कि जब तुमने नहीं तय किया कि तुम्हारा मुख्यमंत्री कैसे कौन होगा, तो हम क्यों तय करें कि मुख्यमंत्री तुम्हारा हो सकता है। लेकिन आप ये बताएं कि बार बार नरेंद्र मोदी की शक्ल दिखा करके क्या आपको लगता है कि एक बार फिर वही चीज दोहराई जाएगी महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव के दौरान दोहराई गई? जनाब राजीव भाई जी, अभी लोकसभा चुनाव के बाद कम से कम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए। रिजल्ट सबके सामने मुझे बताने की जरूरत। उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, गुजरात में 3 कांग्रेस पार्टी के लोग जीते, राजस्थान में 4 में से 3 कांग्रेस जीती। उससे सबसे बड़ी बात दूसरी मैं कहना चाहता हूँ, जिस इलाके से, जिस संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसका नाम है वाराणसी। वाराणसी में एक उपचुनाव हुआ, रोहनिया विधानसभा क्षेत्र। उस रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में 87,000 की लीड मिली थी प्रधानमंत्री जी को, 87,000 की, और अभी 16,000 से 16,000 से हार गए। तो 1,03,000 एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिफरेंसेज आया है। तो देश की जनता समझ गई है, समझ चुकी है कि ये जो हमको झूठे सपने बेचे गए थे। जैसे हम लोग तो गांव के रहने वाले, गांव में एक जादूगर आता था, एक छड़ी लेता था, हैप्नोटाइज बोलता था। हैप्नोटाइज बोल के वो रुमाल ऐसे छिड़कता था, पैसा निकलता था, पेपर लेके नोट बना देता था। लोगों को लगा तो घर बैठे बैठे सब मिल जाएगा और बाद में आंख खोली तो पता चला कुछ नहीं, जादूगर चला गया। तो ये जादूगरी का काम जो दिखाया, सपने बेचे दिन में, जनता समझ चुकी है। बाई इलेक्शन में
उनको उसका जवाब दिया है। देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता, हरियाणा की जनता इस चुनाव में जवाब देगी कि किसके साथ जाना है, किस विचारधारा में जाना है। चलिए, ये महात्मा बात तो गांधी रही। की विचारधारा में जाना है कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा में जाना है। लेकिन जहां तक गांधी जी का प्रश्न है, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा गांधी जी का नाम ले रहे हैं। कृपा शंकर सिंह जी, सबसे ज्यादा गांधी जी का नाम तो नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। अगर महात्मा गांधी के विचारों का सब लोग उस पर चलें तो हम तो स्वागत करते हैं। लेकिन कृपा शंकर महात्मा जी, गांधी जी का नाम लेकर के महात्मा गांधी में, लेकिन कृपा शंकर सिंह जी, यहां दूसरी बात जो सामने आती है, जो बाई इलेक्शंस की आपने बात कही, वो 16 आने सही है कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है इतने ज्यादा बाई इलेक्शंस में। लेकिन वहां पर बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की युति थी, बाकी जगह भी सेक्युलर वोट जो है वो डिवाइड नहीं हुआ था। यहां पर तो डिवीजन हो गई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग हो गए हैं। आप ये बताएं कि फिर अलग होकर के आप इकट्ठे सामना कैसे करेंगे, ये बताएं। 1999 में जी, 1999 में जी, राष्ट्रवादी और कांग्रेस अलग थी, दुरुस्त बात है। लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी जी, और अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में महाराष्ट्र का चौथी बार सरकार चलेगा। चौथी बार सरकार बनेगी, क्या बात है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कांग्रेस राष्ट्रवादी की एक बार फिर युति होगी, लेकिन चुनाव के बाद जैसा 1999 में हुआ था। कहने का मतलब यह हुआ। जी, कृपा शंकर सिंह जी बताएं, इस विषय के बारे में कुछ बोलने वाले थे आप, बोलिए जी। यानी युति दोबारा होने वाली है कांग्रेस और राष्ट्रवादी की? अभी मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैंने और कुछ नहीं कहा है। चलिए, उसमें आप और कुछ जोड़ करके मुझसे कुछ कहलवाना चाहें जी, मेरे पास फिर वही शब्द है कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आखिरी सवाल, मुझे मालूम है आप बहुत ज्यादा बिजी हैं। आपके खुद का चुनावी अभियान कैसा चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस का चुनावी अभियान कैसा चल रहा है, उसके बारे में जरा सी रोशनी डालें। जी बताएं। ऐसा है, इस कांग्रेस की स्थापना ये 28 दिसंबर 1885 में हुई थी जी, और जब जब चुनाव हुए हैं, चुनाव के लिए कोई अलग प्रक्रिया नहीं चलती, हमारा आइडियोलॉजी पे चलता है। एक तो हमारा धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म और दूसरा डेवलपमेंट। सेकुलरिज्म और डेवलपमेंट एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा है। हम उसी पे चुनाव प्रचार में लोगों के सामने जाते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो 3 भागों में बटी है। पहला होता है अश्योरेंस, आश्वासन। सेकंड है योजना, प्लानिंग। तीसरा होता है वचन पूर्ति। हम मैनिफेस्टो देते हैं, आश्वासन देते हैं, चुनाव में लोगों से मतदान की अपील करते हैं, चुन के आते हैं तो प्लानिंग कर बनाते हैं, योजना बनाते हैं और फिर वचन पूर्ति करते हैं। यहाँ तो चुन के आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन उसी को डिजॉल्व कर दिया। यानी डेमोक्रेसी के फर्स्ट पार्ट के बाद योजना आयोग ही नहीं रह गया। जी, चलिए कृपा शंकर सिंह जी, वी विल नॉट होल्ड यू फॉर टू लॉन्ग। I know you are very busy. You have to meet your constituents. All the very best to you. Best of luck to you. Thank you so much for talking to us. धन्यवाद राजीव, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. And that of course was Kripa Shankar Singh, as usual, very confident of the fact that the Congress is going to make the next government. कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, इससे ज्यादा वो आगे कुछ नहीं बोलने वाले। और जैसा उन्होंने कहा, सोचने वाली बात है। और ये सोचने वाली बात है कि किसी भी डेमोक्रेसी के, किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के 3 पहलू होते हैं। एक होते हैं वादे, दूसरा होता है प्लानिंग और तीसरा होता है वचन पूर्ति। अब ये प्लानिंग कमीशन को ही यहां पर प्रधानमंत्री जी ने डिसॉल्व कर दिया। द होल प्लानिंग कमीशन इटसेल्फ हैज बीन डिसॉल्व्ड। दैट्स व्हाट कृपा शंकर सिंह सेड। नाउ एज फार एज ऑल ऑफ यू आर कंसर्न्ड, व्हाट इज योर ओपिनियन? डू यू थिंक द कांग्रेस इज कमिंग बैक? क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली ही सरकार बनेगी महाराष्ट्र में? आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? आप जरूर लिखें ऑन insidestory@lemonnews.com, on insidestory@lemonnews.com. I tell you what, let's take a look again. एक बार फिर देखते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच में क्या चल रहा है। कांग्रेस और एनसीपी के बीच में वास्तविकता क्या है, असल में क्या हो रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट इट अगेन। लेट्स टेक अ लुक। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल तेज हो गई। कल तक जो सियासी दोस्त एक साथ थे, अब अलग हो चुके हैं। बात एनसीपी और कांग्रेस की करते हैं। एनसीपी कांग्रेस से अलग हो चुकी है।
दोनों ही पार्टियां अपने दम पर चुनावी मैदान में हैं। दोनों पार्टियों ने मिलकर 15 साल तक महाराष्ट्र की सत्ता संभाली, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां अलग अलग राहों पर हैं। सीएम पद की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट नाम सामने निकलकर नहीं आ पाया है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल पृथ्वीराज चव्हाण की मिस्टर क्लीन की छवि भुनाने की कोशिश में है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से नारायण राणे और सुशील कुमार शिंदे का नाम भी सीएम पद की रेस में है। एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी नेता अजीत पवार ये खुले तौर पर कह चुके हैं कि वो भी सीएम बनना चाहते हैं। ये आगाजी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला कदम मैंने उठाया था। मैं खुद श्रीमती गांधी के घर में जाकर उनको रिक्वेस्ट की थी। उनका समर्थन था, उनकी भूमिका पॉजिटिव थी, इसमें कोई दो राय नहीं। समस्या आ गई कि यहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने इस बारे में एक बार एनसीपी के साथ मीटिंग करने के बाद अगले 3 दिन इन्होंने हमसे कभी बात नहीं की। हमें बिना पूछे अपनी पार्टी की लिस्ट उन्होंने अनाउंस की और एक बार उन्होंने लिस्ट अनाउंस करने के बाद उनकी नीयत क्या है ये सबके सामने आ गई और इसलिए हमें इस रास्ते से जाना पड़ा। सीटों के बंटवारे पर अलग हुई एनसीपी, कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में है, तो सबकी नजर इसी बात पर है कि जीत किसकी होगी। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने के बाद ये खबरें भी सियासी गलियारों में आई कि शायद चुनाव बाद अलग हुए ये दोस्त एक बार फिर साथ आ जाएं। फिलहाल तो अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस और एनसीपी आमने सामने हैं। बहरहाल दोनों ही पार्टियां अपने वोट बैंक को बटोरने की कोशिशें कर रही हैं। सत्ता की चाबी किसके पास आएगी ये चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। सियासी दोस्त चुनाव के दौरान अलग अलग हैं, तो सवाल ये भी है कि क्या नतीजे आने के बाद ये दोस्त एक बार फिर साथ आ सकते हैं। इंतजार इस बात का है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। और इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार और उनसे हम पूछते हैं कि जहां तक कृपा शंकर सिंह जी का सवाल है और कलीना कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है, जहां से जनाब कृपा शंकर सिंह जी खड़े हुए हैं, उसका वो हमें विश्लेषण करके बताएं कि वास्तविकता क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? I can hear you, sir. I can hear you. Pradeep, do tell us what is the situation on the ground where you are standing. We just heard Kripa Shankar Singh. Now you live over there. You know exactly what is what. Kripa Shankar Singh has always won from there. आज तक कभी कृपा शंकर सिंह जी को तकलीफ नहीं हुई यहां से जीतने की। इस बार क्या स्थिति है, वो जरा जो वस्तु स्थिति है वो जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। प्रदीप, जितने कैंडिडेट्स हैं सर, जितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, उनमें सबसे फ्रंट रनर में चलता है। यहाँ जितने माइनॉरिटी वोट्स हैं, यहाँ पर हमारे राइट में है ब्रायन मिरांडा, इज द ओनली ईस्ट इंडियन कॉर्पोरेटर फ्रॉम मुंबई। और पूरे जो विलेज है, ये पूरे विलेज है, कलवरी विलेज है, इस पूरे विलेज टोटल कृपा शंकर जी के साथ है। हमारे लेफ्ट में है इस विलेज के सेक्रेटरी Mr. President, and everybody here, if you pan it on the right here, you have all the office bearers of this particular association, और सबका कहना यह है कि हम कृपा शंकर जी को ही वोट देंगे। यहाँ पर लगातार जहाँ हम खड़े हैं इसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है, करीबन आपको याद होगा 12 एकड़ 8 एकड़ जमीन का तालाब है, उसको रिट्रीव करने का काम चालू है। एंड वो तालाब बहुत ही ईस्ट इंडियन जो कम्युनिटी है, ईस्ट इंडियन कम्युनिटी को बहुत इसलिए महत्व है कि 100 या 150 साल से जब से ब्रिटिश यहाँ पर थे उनके साथ, तो उसी ढंग से उमराव से पानी, मैं इनसे पूछूंगा, ब्रायन मिरांडा से पूछूंगा, ये पूरे डिस्क्राइब कीजिए उमराव से पानी क्या होता है। शादी के टाइम पे तालाब के पास जाके जरा ब्रीफ में डिस्क्राइब कीजिए उमराव के पानी। उमराव पानी जो है ये ईस्ट इंडियन समाज का, जैसा हिंदू में हल्दी होता है तो ईस्ट इंडियन के हम लोग उमराव पानी बोलते हैं। और ये जो तालाब है, हमारे पूर्वज लोग जो है उमराव पानी के मतलब वो एक शादी का एक दिन पहला उस तालाब का पानी लेके दूसरा दिन वो ब्राइड और ब्राइडग्रूम उस पानी से नहाते थे। आप इस तालाब के अंदर डेब्रीज इतने सारे हो गए कि ये पूरा तालाब बुझ गया है। बुझने के अभी जो है कृपा शंकर सिंह के मतलब नेतृत्व में और उसके हेल्प के हिसाब से हमने 2 करोड़ रुपए अलॉट किए है फॉर बाउंड्री के लिए, और बाकी का 6 करोड़ रुपया ब्यूटिफिकेशन के लिए। इसके अंदर हम लोग एक वाटर बॉडी बनाने वाले, जो ईस्ट इंडियन लोगों का जो सेंटिमेंट्स है
उम्रता पानी का, उस उम्रता पानी उनको कंटिन्यू कर पाएगा ये लोग इसके बाद। और एक फुटबॉल ग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है इसके अंदर। Pradeep, why don't you ask the people over there who are standing around Brian? एक तो पहले आप ब्रायन से पूछें, ब्रायन मिरांडा जी से और बाकी अन्य लोगों से पूछें कि क्या इस बार भी वो कृपाशंकर सिंह जी को वोट देने वाले हैं, क्या इस बार भी कृपाशंकर सिंह जी जीतने वाले हैं या नहीं, ये जरा आप पूछें लोगों से। या इस बार सबके पूछना है कि इस बार भी कृपाशंकर जी ही जीतने वाले हैं, कृपाशंकर जी को ये वोट देने वाले, क्या स्थिति है? देना वोट जरूरी है। और जो मेरे भाई ने ऑस्टिन ने जो बोला, जो 3 उन्होंने जो रखा कि जो हम लोग को चाहिए और जो हम लोग को चाहिए वो हम लोग को देना चाहिए। क्या चाहिए था ऑस्टिन, आप कुछ बोल रहे थे, क्या चाहिए? हम 3 प्रस्ताव रखे हैं कृपाशंकर के साथ। ब्रायन मिरांडा इस वार्ड के कॉर्पोरेटर है और ये 3 प्रस्ताव में उनके लिए विलेज का ब्यूटिफिकेशन बोला है, जो हमारे लिए ड्रेनेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर और रास्ता नहीं है बराबर। और सेकेंड है पीने का पानी के बारे में, तो पीने का पानी हमले के लिए कुछ नहीं आता यहाँ पर, पंप लगाया सिवाय, और आता है तो आता है वो भी खराब पानी आता है, पूरा डर्टी वाटर वी आर गेटिंग ओवर हियर। एंड थर्ड इज द कम्युनिटी हॉल वेयर द ईस्ट इंडियंस विल हैव देयर प्रोग्राम्स। अभी तक हम लोग के लिए ऐसा कोई हॉल या जगह नहीं, गवर्नमेंट ने सुविधा किया है कि हम लोग कम्युनिटी हॉल रखें और वहाँ पर प्रोग्राम रखें। हमको दूसरे के सरीके, बाहर के लोगों के सरीके प्रोग्राम, एक कोई पैसा दे के हॉल लेना चाहता है और पैसा दे के प्रोग्राम करना चाहता है, कम्युनिटी हॉल करके हमारे लिए है नहीं। ये 3 प्रस्ताव हम अपना कृपाशंकर और ब्रायन मिरांडा कॉर्पोरेटर के पास रखे हैं। So would you ask Brian Miranda that, please? Urgently, we are in need of that. Right, so ask Brian Miranda, is he willing? I will just give you a brief. I will ask him before all that. I'll give you a brief. इसके पीछे जो तालाब के बात कर रहे हैं, जो तालाब बहुत होली है ईस्ट इंडियन कम्युनिटी के लिए, और इसको एकदम कवर करके इसको एक क्लब के हिसाब से इसको ट्रांसफर करने वाला था, और जितने लोग यहाँ पर रहते थे उनको अपने ही ग्राउंड में जाने के लिए पैसा देना पड़ता था। आज वो हालत है। इन लोग सबका कहना है कि कृपाशंकर जी और पूरे ग्रुप ने पकड़ के उसको रोक दिया और आज ये तालाब बनेगा और ग्राउंड बनेगा। जी, ये जो चीज़ है, पहले के जो नगर सेवक और जो भी एमएलए थे, उनका ऐसा प्लान था कि इधर इस जो 8 एकड़ की प्लॉट है, इस प्लॉट को कोई इंडस्ट्रीज को देवे और इसके अंदर क्लब बनावे, और हमारे स्थानिक लोगों को बाहर से खड़ा रह के देखने पड़ता क्या भाई इधर शादी हो रहा है, अमीर लोग का एंट्री और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखता था उनको। लेकिन कृपाशंकर सिंह और ये स्थानिक लोग जो है, कलीना वेलफेयर एसोसिएशन के जितने गांव वाले हैं, ये मिलकर उसको विरोध कर दिया। विरोध करने के बाद उसका पूरा वो जो प्लान खलास कर दिया, और खलास होने के बाद अभी हमने जो बीएमसी से, जैसे मैंने आपको बोला है कि 2 करोड़ रुपया सैंक्शन करके लेके आया और 6 करोड़ रुपया आने वाला उसका ब्यूटिफिकेशन के लिए, और इन ड्यू कोर्स, मतलब मैं ये बोलना चाहता कि ये दिसंबर के अंदर और 6 करोड़ रुपया आ जाएगा, और उसके अंदर जो ईस्ट इंडियन समाज का जो उम्रता पानी के लिए जो तालाब का पानी चाहिए उनको वो पानी मिल जाएगा। Right, Pradeep. One summary from you. Pradeep, hang on. We really have run out of time. One summary from you. Yes. In your opinion, you already talked to everybody. I need a very quick summary from you. What do you think is going to happen now? The East Indian community, obviously with Kripashankar Singh. What about the rest of the communities in this constituency? Is Kripashankar Singh winning? Please, let us know. यहाँ पर करीबन 3-4 गांव हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं। 2 गांव इधर हैं और कुर्ला में शायद 2 गांव हैं। 4 विलेजेस, वकोला, कलीना और कुर्ला। तो यहाँ पर ऐसे लगता है कि 100 मीन्स मेजॉरिटी जो होगा वो कृपाशंकर जी को वोट होगा। तो और जितने उत्तर भारतीय हैं वो थोड़ा डिवाइडेड है, तो आधा कृपाशंकर जी को मिलेगा। इसके हिसाब से, आंकड़े हिसाब से कृपाशंकर, I'll just give you one of the secretaries only. Very quickly, we really have run out of time. Very quickly. The president, he has got some problems. He has got some problems. बोलिए। जल्दी बोलिए। Hello. We East Indians are the original inhabitants of this Mumbai. In due course of time, we have been neglected in all the fields. Right, we heard that. Very quickly, please. After our properties have been taken over, now they are coming on our gautans, on our houses. So I request Sri Kripashankar ji to look into this matter and see to that our gautans are maintained. Right.
We heard that, Pradeep. Thank you so much. That's it. And majority of the things are that Kripa Shankar seems to be having an edge over all the other rivals. Right. Thank you so much, Pradeep. Kripa And Shankar so जी far, का ऐसा लगता है कि right. And so far, and Brian needs to tell you, because एक ही इलाका उनके एरिया में आता है, 85 अलग एरिया है, सब पानी का डिस्टर्बेंसेस वहां से सॉल्व हो गया. Yes, sir. Right. And so far, Pradeep, you have been more or less right. अभी तक जो भी आपने प्रेडिक्शन करी है इस इलाके के बारे में तकरीबन हमेशा ठीक हुई है. मैं उम्मीद करता हूं इस बार भी ठीक होगी, और हो सकता है जिस प्रकार जो जमीनी हालत है, भले बाकी जगह पे जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जमीनी हालात ये हैं कि कृपा शंकर सिंह जी हैज एन एज. लग ऐसा रहा है कि कृपा शंकर सिंह जी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जरा आगे हैं. थैंक यू सो मच प्रदीप. थैंक यू वेरी मच. राइट, you heard him. As far as we are concerned, we'll leave you with the headlines, and we'll be back over here again tomorrow on the same channel at the same time. Till then, you keep watching Lemon News. We'll leave you with the headlines.